Hello friends, in this video I'll discuss question numbers 11, 12, 13 and 14 of the topic work and energy. तो क्वेश्चन नंबर 11 से अपना डिस्कशन चालू करते हैं. व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ. तो एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है और हमें निकालना है कि उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट इज ऑलवेज जीरो. ऐसा क्यों होता है देखते हैं. मैं एक डायग्राम बना रहा हूं. यहां पे अर्थ को डिनोट कर रहा है सर्कल और ये एक सैटेलाइट है. ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है. तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायग्राम ये मैंने बनाया है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है, हम 11th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है इट इज ऑलवेज अ टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब फोर्स की बात करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बीच में. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करती है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. ग्रेविटेशन चैप्टर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप ये पढ़ चुके हैं. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी. तो किसी भी इंस्टेंट पे आप देखेंगे कि वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो उस इंस्टेंट पे जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा और जो फोर्स लग रही है वो दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे. किसी और इंस्टेंट पे भी आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया है सैटेलाइट. अगेन फोर्स कहां लगेगी? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल. तो फिर से वेलोसिटी और फोर्स डिस्प्लेसमेंट है. तो उस इनफाइनाइटली छोटे से इंस्टेंट में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसी लाइन के अलोंग होगी and that displacement will also be perpendicular to the force. और किसी इंस्टेंट पे भी सेम डिस्कशन होगा. अगेन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होगी और फोर्स जो होगी इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जब भी फोर्स परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट से तो टोटल वर्क डन इज जीरो. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं. Can there be a displacement of an object in the absence of any force acting on it? Discuss this question with your friends and the teacher. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो भी वो डिस्प्लेस हो सकता है, नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. ये जो डिस्कशन है ये यूनिफॉर्म मोशन में आप देख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो है. लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होने के बावजूद ऑब्जेक्ट मूव करता है. अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब उसके ऊपर टोटल फोर्स एक्टिंग इज जीरो. तो यहां से हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो भी वो मूव करता है, जस्ट दैट इट डज नॉट एक्सेलरेट. तो मूव जिस वेलोसिटी से करता है वो वेलोसिटी सेम रहती है. तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन था. नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. तो एक इंसान के सर के ऊपर आपका बंडल रखा हुआ है, एक लोड है और उसको उसने 30 मिनट्स तक अपने सर के ऊपर रखा और उसकी वजह से वो थक गया. Has he done some work or not? We have to justify our answer. तो यहां पर फिजिक्स के केस में वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट करती है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, तब हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है. अब इस केस में क्या हो रहा है कि बंडल ऑफ हे जो है वो इन पर्सन के सर के ऊपर रेस्ट पे है. ठीक है, ही इज जस्ट होल्डिंग द बंडल. तो बंडल की टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो. यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो. तो अब यहां पे देखते हैं कि ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो तो बंडल को नीचे की तरफ पुल कर रही है, जबकि मैन का हेड जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, सच दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बंडल इज जीरो. यहां पे मैं डायग्राम में बंडल के ऊपर फोर्सेस का डायग्राम बना देता हूं. नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ मैन उसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा है एंड n इज इक्वल टू mg. ये जो दोनों फोर्सेज हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं जिसकी वजह से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है. दैट इज वाई नो वर्क वाज डन ऑन दी बंडल ऑफ हे.
तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन था. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट. तो डिवाइस जो दी हुई है आपको उसकी पावर रेटिंग हमें मालूम है 1500 वॉट विच इज इक्वल टू 1.5 किलो वॉट. ठीक है, किलो की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम ओरिजिनल क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड कर देते हैं. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज. तो हमें एनर्जी कंज्यूम्ड की वैल्यू निकालनी है इन 10 आवर्स. तो टोटल टाइम इज गिवन एज 10 आवर्स. तो यहां पे हमें एनर्जी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए विच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. कितनी पावर रेटिंग की डिवाइस है और वो कितने टाइम तक यूज होती है, उससे हमें एनर्जी कंज्यूम्ड मिलती है. तो यहाँ पे पावर की वैल्यू 1.5 किलोवाट है और टाइम की वैल्यू 10 आवर्स है. तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी 15 किलोवाट आवर. तो जूल की जगह हम किलोवाट आवर यूनिट यूज कर रहे हैं जो कि कमर्शियली ज्यादा यूज की जाती है. So this is the answer to question number 14 and this is the end of the discussion in this video. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.